चलिए क्लास 12 का चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे। मॉडर्न इंग्लिश पार्ट भी चालू करना था। यहाँ लिख देता हूँ चैप्टर 5 CH505 चैप्टर 5। तो हम लोगों ने वोकैब पढ़ लिया था। आज पढ़ना है ग्रामर, जिसका कुछ टॉपिक है। वोकैब के एग्जाम्पल नहीं लिखवाए थे, इसको लिख लीजिएगा। सम ऑफ द, कल लिखी थी ना यहाँ पे, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ द बोरोइंग्स वर्ड्स, BORROWING, बोरोइंग्स इन द, कुछ वर्ड है बोरोइंग्स वर्ड, कब इनको लिया गया है जी? 16वीं और 17वीं शताब्दी में, 16th to 17th शताब्दी में इन वर्डों को क्या किया गया है? लिया गया है। सेंचुरी। कौन कौन भाषा थे? तो इसको कुछ पार्ट में बांटा हुआ है, इसको हम लिख देते हैं इधर। लैंग्वेजेस, ठीक है। दूसरा है, इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, सब नहीं लिख पाएंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स 2-2 या 3-3 वर्ड्स हम लोग को याद करने की जरूरत है। नंबर 1, मान लो फ्रेंच लेते हैं, तो फ्रेंच भाषा में कौन सा वर्ड था, याद है आप लोग को? फ्रेंच में जैसे बैटरी है, जो जाना पहचाना वर्ड है उसी को याद करेंगे, बैटरी, फ्रेंच वर्ड। और हाँ, पासपोर्ट, सब लोग विदेश जाता है तो पासपोर्ट जरूरी रहता है। दूसरा, ट्रेन से जाते हैं तो टिकट जरूरी है, ठीक है। और इत्यादि से डाल जाते हैं, 3 काफी है। फ्रेंच वर्ड है सब, इंडियन इंग्लिश वर्ड नहीं है, फ्रेंच से वर्ड आते हैं। जैसे लैटिन या ग्रीक वर्ड, लैटिन से कौन कौन सा अंग्रेजी में इंटर किया है वर्ड? लैटिन या ग्रीक, मिस्र देश या लैटिन भाषा। कुछ वर्ड है जो चर्चित है, जैसे कैप्सूल, दवा खाते हैं, कैप्सूल, ये सब क्या है? लैटिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है। कैप्सूल, SULE, स्पेलिंग भी है, देखना है। दूसरा चीज है वायरस, जो अभी कोरोना वायरस चल रहा था, वो वायरस भी लैटिन वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड नहीं है। और एक और लास्ट लिख देंगे, जो जाना पहुंचाना, लूनर सिस्टम, सौरमंडल जो होता है, लूनर, LUNAR, लूनर, ETC। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो अंग्रेजी में लगभग 10,000 वर्ड्स आए हैं, जो आज मॉडर्न इंग्लिश में 75% प्रयोग में है। 10,000 वर्ड्स दूसरे देशों से इंटर किया है। जैसे जैसे सिविलाइजेशन बदलता गया सभ्यता, वैसे से वहां की भाषा हम लोग सीखते हैं। तीसरा लैंग्वेज दिया है अरेबिक। यानी कि अरेबिक कंट्री से आया है, सऊदी अरब तरफ से। उर्दू शब्द से बना हुआ अरेबिक वर्ड है सुल्तान, शेख, सुल्तान, शेख। अलजेब्रा जो शब्द है वो अरेबिक है, शेख, SHEI। शेख लोग को आज भी बोलते हैं शेख, जो मेन हेड होते हैं ना उसका। जैसे सलमान शेख, दुबई का कौन है अभी? एक मिनिस्टर, प्रधानमंत्री शायद वहां के हैं, सलमान शेख। अलजेब्रा, अलजेब्रा हबीस, क्या दिया जी? अलजेब्रा हसीस, से सब हसीस। चौथा वर्ड है हिंदी। हिंदी भाषा से भी अंग्रेजी में इंटर हुआ है, हिंदी। बताओ कौन कौन है संगीता हिंदी में? गुरु, पंडित। इंग्लिश में गुरु को गुरु लिखा जाता है, पंडित को पंडित लिखा जाता है। और कोई वर्ड है जैसा हिंदी में? सिपाही, जिसको इंग्लिश में सिपोई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिपोई, सिपाही, ETC। बहुत सारा भाषा है। पांचवा, इटालियन का कुछ वर्ड देख लेंगे। इटालियन जो रोम का है, इटाली से आया है, इटालियन। जैसे बालकोनी, घर का जो गार्डन जो होता है, बालकोनी। सोनेट, जो कविता हम पढ़ा है, सोनेट क्या है? 14 लाइन में कविता होता है। लॉटरी जो लगाता है मेला वाला में, लॉटरी लगाते हैं ना, लॉटरी, ETC। से बहुत सारे शब्द हैं, 10,000 वर्ड सारी भाषाओं का। इटालियन, पोर्तुगीज के कुछ वर्ड भी लिख लेंगे रिकॉर्ड के लिए। पोर्तुगीज, पुर्तगाल का, पुर्तगाल देश है वहां का। जैसे भैंस, बफैलो, पुर्तगाली भाषा है, बफैलो, पुर्तगाली शब्द है बफैलो।
बरंदा, जहां भी हम बैठे हुए हैं, बरंदा। दूसरा है पगोड़ा, घोड़ा, पगोड़ा। लास्ट एक और भाषा को देखते हैं, सात, डच, जो डेंस है, तो डच, ब्यूटीफुल डच लोग, ये भी एक देश का है। डच का जैसे लैंडस्केप, दृश्य का जो भूमि होता है, लैंडस्केप, मनोरमा जिसको बोलते हैं, वो दृश्य। स्लिम मतलब पतला। ऐसे ही दो दो तीन तीन वर्ड याद कर लेना है। फ्रोलिक, फ्रोलिक, ठीक है। सात हुए भाषा। तो फ्रेंच भाषा के सबसे आसान है बैटरी, पासपोर्ट, टिकट, याद हो जाएगा। बैटरी, पासपोर्ट, टिकट। लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड इसको बोलते हैं वायरस, कैप्सूल और लूनर। जो आसान है इसको रट लेना है। अरबिक भाषा से सुल्तान, शेख और अलजेब्रा, हसीस, अलजेब्रा, हसीस। हिंदी तो अपना भाषा, इसको तो याद ही कर लेंगे, गुरु, पंडित एंड सिपाही, यानी कि सिपाही। और इटाली यानी इटली, रोम से आया है बालकोनी, सोनेट, लॉटरी। तो लॉटरी, बालकोनी और सोनेट तीनों तो जानवे करते हैं। सोनेट एक कविता होता है, बालकोनी घर के बाहर जो होता है, जहां से हम लोग झांकते हैं, नीचे देखते हैं कौन दरवाजा खटखटा रहा है। लॉटरी जो मेला में भाग के ऊपर लॉटरी निकलवाते हैं। उसके बाद पोर्तुगीज, भैंस तो हमारे यहाँ पालाई जाती है। बफेलो, घर में बरामदा होता ही है। और पगोड़ा, ठीक है। ये तीनों वर्ड याद कर लेंगे। डच भाषा में लैंडस्केप, स्लिम और फ्रोलिक। और दो भाषा के उदाहरण दिया, उसको भी इसमें नोट डाउन करा ही देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे, पढ़ना है ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश का ग्रामर कैसे, उसका उत्तेजन मतलब उत्पत्ति हुई, ग्रामर कहाँ से आया। चलिए, और दो भाषा, कौन कौन भाषा बच गए, तुर्किश और अफ्रीकन। अरेबिक हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट है तुर्की, तुर्किश आया है, तुर्किश भाषा, तुर्किश। उसके कुछ वर्ड है, जैसे कॉफी, घर में कॉफी बनता है, नहीं बनता है तो होटल में तो जरूर मिलता है। कियोस्को एक मशीन आता है जो प्रिंट करता है टिकट, होता है ना। कियोस्को एक कंपनी भी है, कंपनी का नाम है कियोस्क, कियोस्क, कियोस्क। और योग हट एक मीठा है, योग, योग हट, AYOGHURT, एक मिठाई का नाम है योग हट, ETC। लास्ट एंड फाइनल लैंग्वेज है अफ्रीकन, जो साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन, अफ्रीका से जो भाषा शब्द आए हैं उसको लिखेंगे। दो ही वर्ड दिया है, ट्राइक एंड अपर थाइड। अपर, अपर थीड, और दूसरा है ट्रेक, ट्रेक, ठीक है। यहाँ तक हो गया था, नोट कर लीजिए। स्टिक में कॉफी शब्द जो है, कियोस्क शब्द जो है, योगहट है, ये सब तुर्की से आया है, और अफ्रीकन से अपार्थिक और ट्रेकर से, और भी इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। अब जो मेन मूल जो आज का क्लास था, हम जिस टॉपिक पे आते हैं क्लास पर, पढ़ना है ग्रामर। आज का मॉडर्न इंग्लिश का ग्रामर का इतिहास, कैसे मॉडर्न इंग्लिश में ग्रामर का उत्पत्ति हुआ। व्याकरण आज का जो मूल टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है ग्रामर, ठीक है। लिखिए, आज का डेट डाल दीजिए, ग्रामर। पर आगे एक महत्वपूर्ण बात जानने की जरूरत है, सिग्निफिकेंट फैक्ट, सिग्निफिकेंट फैक्ट। एक महत्वपूर्ण बात जानने की क्या है, जरूरत है, कि जब वोकैबुलरी पूर्व में, मॉडर्न इंग्लिश के पूर्व में अंडरवेंट रैपिड चेंजेज हो रहे थे। एक जान लो, एक महत्वपूर्ण बात जानने की बात है कि सिग्निफिकेंट फैक्ट वास्तव में यह फैक्ट है कि वास्तव बात यह है, रियल बात यह है कि
जब वोकैबुलरी, जिसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं, जब शब्दकोश में यानी कि वर्ड में इस समय वोकैबुलरी में चेंजेस आ रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे कि नहीं हो रहा था? जब वोकैबुलरी अन्य देशों के आने से, तुर्किश, अफ्रीकन, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियन, ये सब को आने से उनके शब्दों में क्या हो रहे थे? परिवर्तन हो रहे थे। उस समय ग्रामर ज्यों का त्यों था, कंजर्वेटिव था, बिल्कुल उसको कोई छुआ नहीं था, केवल शब्द चेंज हो रहे थे, लेकिन ग्रामर फेयर रूप से बचा हुआ था। क्लियर है? तो यही पे देखना है कि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वोकैबुलरी मॉडर्न इंग्लिश में चेंज हो रहा था, परिवर्तन हो रहे थे, ऐसे ऐसे रंग रूप बदल रहे थे, मान लेते ऐसे ऐसे चेंज हो रहा था, कभी अप कभी डाउन हो रहा था, है ना, बदल रहा था, लेकिन उस समय जो ग्रामर था, द ग्रामर वो रिमेन्ड अनचेंज, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। रिमेन्ड यानी कि जो कहते हैं रिमेन्ड कंजर्वेटिव या अनचेंज, कंजर्वेटिव। यह सही है। मॉडर्न इंग्लिश में जब ये सब देश यहाँ पे एंट्री किए हैं इंग्लैंड में, तो उस समय अंग्रेजी के शब्द तो बदल रहे थे, लेकिन व्याकरण ज्यों कहते हैं सुरक्षित थे, पूर्ण रूप से क्या थे? सुरक्षित थे। वही लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ कि अ सिग्निफिकेंट फैक्ट टू रिमेंबर इज दैट व्हाइल द वोकैबुलरी ऑफ अर्ली मॉडर्न इंग्लिश अंडरवेंट रैपिड चेंजेस, बहुत तेजी से उसमें परिवर्तन हो रहे थे, तो उस समय द ग्रामर रिमेन्ड फेयरली कंजर्वेटिव, उस समय व्याकरण ज्यों कहते हैं सुरक्षित था, उसमें कोई बदलाव नहीं था। यहाँ तक क्लियर है? आगे, द ग्रामर ऑफ दिस फेज इज मार्क्ड मोर बाय सर्वाइवल ऑफ सर्टेन यूजेस एंड फीचर्स देन बाय द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू फॉर्म्स। अब ग्रामर कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सुनिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि द ग्रामर ऑफ दिस पेज, मानी इस सीजन में 16th और 17th सेंचुरी के बाद इस सरकार में द ग्रामर का फेज जो था, या अवधि या समय बोल सकते हैं, फेज मतलब समय या अवधि, जब व्याकरण का अवधि हुआ, जब समय चला, तो करेंगे द ग्रामर ऑफ दिस फेज इज मार्क्ड मोर बाय सर्वाइवल ऑफ सर्टेन यूजेस एंड फीचर्स। दो चीजों के आधार पर, उसके यूजेस पर और उसके कुछ फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण पर, फीचर्स। ग्रामर के व्याकरण के प्रयोग से और उसके गुण से क्या हुआ है? इसका अपना एक पहचान बना है। द ग्रामर ऑफ दिस फेज इज मार्क्ड, यानी जाना गया या इनको ध्यान में लाया गया, बाय सर्वाइवल ऑफ सर्टेन यूजेस एंड फीचर्स देन बाय द इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू फॉर्म्स। और तब एक नया रूप, ग्रामर का नया रूप का किया, इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू फॉर्म, फ्रॉम नहीं, फॉर्म, रूप, अब तक यहीं से मैं समझा देता हूँ। पहला तो मैंने देखा कि जिस समय मॉडर्न इंग्लिश में 10,000 वर्ड्स इंटर किए, अन्य देशों ने आकर राज्य किया, अपनी भाषा को लागू किया, और वो सब जैसे फ्रेंच, तुर्किश, अफ्रीकन, अरबियन, हिंदी, कुछ भाषाएं आए अंग्रेजी में मिले मॉडर्न इंग्लिश में, उस समय शब्द तो चेंज हो रहे थे, वर्ड्स जो हो रहे थे वो चेंज हो रहे थे, लेकिन व्याकरण जो था वो पूर्ण रूप से ज्यों का त्यों था। व्याकरण क्या था? ज्यों का त्यों, जैसे का तैसे, उसे ज्यों का, अधत्ता बोलेंगे इसको, अधत्ता आइयो और ज्यों का त्यों था, यानी कि अनचेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं आया या हुआ। क्लियर है? लेकिन करें कि ग्रामर का कैसे स्टार्ट हुआ परिवर्तन, तो ग्रामर फेज में देखेंगे, ग्रामर के जब समय को देखेंगे, तो उसके प्रयोग के आधार पर और ग्रामर के कुछ रूल होते हैं, जैसे मान लो नाउन पढ़े तो रूल है ना, या सिंगुलर प्लूरल बनाते तो कुछ नियम होते हैं, उसी तरह कुछ इसके नियम या फीचर्स या रूल्स होंगे ग्रामर का, कुछ चेंज होते हैं, रूल्स, गुण या नियम चेंज होते गए, इसलिए इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू फॉर्म, उसका एक नया रूप आया, नया प्रारूप या ग्रामर का संरचना आया। जैसे ग्रामर बनाते हैं, जिसे वाक्य बनाते लिखते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब गिवन चाहिए प्रेजेंट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यही ना, या कॉम्प्लीमेंट है, तब फुल स्टॉप क्वेश्चन से लिखते हैं। तो क्या है? एक ग्रामर हुआ, इसका कुछ गुण है, इसका कुछ नियम है, तो वही कर रहा है कि कोई पूछेगा ग्रामर कैसे उत्पन्न हुआ मॉडर्न इंग्लिश में,
तो ग्रामर फेज के दौरान इसके प्रयोग पर, उसके फीचर्स के आधार पर एक नया रूल का या नियम का या प्रारूप का क्या हुआ, रचना हुआ। इसलिए ग्रामर फेज में क्या होने लगे, परिवर्तन होने लगे। क्लियर है? वही लिखा है, पढ़ के सुना देता हूं कि द ग्रामर ऑफ दिस फेज इज मार्क्ड मोर बाय सर्वाइवल ऑफ सर्टेन यूजेज, निश्चित रूप से प्रयोग किया जाने लगा और इसके कुछ नियम आए, सच फीचर्स आए। देन तब बाय द इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू फॉर्म्स, तब एक नया रूप चेंज हुआ, उसका परिवर्तन प्रारूप आया। ठीक है? उसके नए प्रारूप के अलावा उससे अधिक क्या हुआ, उसके प्रयोग और उसके फीचर्स के आधार पर। आगे, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर वाज टेकिंग प्लेस इन वेज विच डिड नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। कह रहा है कि ग्रामर में ऐसे परिवर्तन हो रहे थे, ध्यान कुछ तो नहीं है, कह रहा है कि द डेवलपमेंट, अब परिवर्तन हो रहे तो विकास होगा ही ग्रामर में। तो यहाँ पे लिखा है तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, द विकास, डेवलपमेंट मतलब विकास होता है, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, और एक व्याकरण में विकास कैसे हुआ। तो द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर वाज टेकिंग प्लेस इन वेज, इस तरीके से वो ले रहा था, विकास हो रहा था, विच डिड नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, इसमें भले ही परिवर्तन हो रहा है लेकिन भाषा का, उस लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, आधारभूत जो संरचनाएं थी, बेसिक स्ट्रक्चर था, वो चेंज नहीं हुआ, वो चेंज नहीं हुआ। जैसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट लिखा, क्रिया, तब कर्म, तब अन्य सब, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं। भले ही वर्ड परिवर्तन हो गया, इसके नियम परिवर्तन हो गए, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, मूलभूत जो संरचना थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भले ही ग्रामर विकास करते गया, एडवांस ग्रामर बनते गया, लेकिन बेसिक चीज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही लिखा है कि द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर वाज टेकिंग प्लेस इन वेज, इस तरीके से बदल रहे थे, विकास हो रहे थे कि उसका कोई प्रभाव इस भाषा के, अंग्रेजी भाषा के मूलभूत प्रारूपों पर या मूलभूत संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिंपल में लिखेंगे हिंदी में कि भाषा की मूलभूत संरचनाओं पर व्याकरण के विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही ना? तो हम लोग अभी तक 3 पॉइंट पढ़े। पहला क्या पढ़े कि भले ही उस समय मॉडर्न इंग्लिश में, पूर्व में अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में वोकैब चेंज हो रहे थे, वर्ड चेंज हो रहे थे, लेकिन ग्रामर ज्यों का त्यों था। दूसरा हम लोगों ने देखा कि ग्रामर जब परिवर्तन या विकास होने की समय आए, अवधि आए, तो उस समय 2 आधार पर, यूजेज और फीचर्स, ग्रामर के प्रयोग और ग्रामर के कुछ गुण होते हैं या नियम कानून होते हैं, उसके आधार पर ग्रामर में परिवर्तन हुआ, लेकिन उससे में कोई नया रूप का इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई नया रूप का कोई प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ा नहीं। हाँ, आगे लिखा है कि जब ग्रामर का विकास हुआ, जब उसमें और डेवलपमेंट आई, तो उसके मूलभूत भाषाओं के संरचनाओं पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। समझ में? आगे बढ़ेंगे। इसलिए therefore readers can read and interpret text of this period without much difficulty, यानी बहुत बिना कठिनाई के इस समय के 16वीं शताब्दी या उस काल में जब मॉडर्न इंग्लिश का उद्गम हुआ, स्टार्टिंग हुआ, उस काल में जो भी रीडर थे, इंग्लिश रीडर, अंग्रेजी भाषा को पढ़ने वाले, इंग्लिश रीडर मतलब क्या, अंग्रेजी भाषा पढ़ने वाले, रीड मतलब पढ़ना, यह मतलब पढ़ने वाले, तो अंग्रेजी भाषा को पढ़ने वालों को कह रहा है कि इसलिए रीडर्स कैन रीड एंड इंटरप्रेट, रीडर्स क्या करते थे, वो पढ़ भी सकते थे, इसको ट्रांसलेट भी कर सकते थे, सुधार भी सकते थे। होता है ना इंटरप्ट करना, इंटरप्रेट करना, यानी कि भेद बताना। तो अंग्रेजी को पढ़ भी सकते थे और इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते थे। टेस्ट ऑफ दिस पीरियड, इस काल में, मॉडर्न इंग्लिश के काल में, बिना कठिन परिश्रम के, बिना कठिनाई के ना, विदाउट मच डिफिकल्टी, तो क्या लिखा है, विदाउट मच, बिना अधिक कठिनाई का ये लोग टेस्ट को पढ़ सकता।
अरे समझ में, बिना किसी कठिनाई का, बिना किसी परेशानी का वे लोग आसानी से इंग्लिश भाषा को पढ़ सकते थे, इंग्लिश भाषा को इंटरप्रेट कर सकते थे। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, मीनिंग लिख लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं निकल सकता। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मीनिंग क्या होता है लिख लीजिए। इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी के अर्थ को समझाना, उसको पढ़ सकते थे या समझा सकते थे, अर्थ को समझाना। टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड, इसका मीनिंग होता है टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना या व्याख्या करना। टू मेक, टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ थिंग, क्या चीज, द मीनिंग, अर्थ, द मीनिंग ऑफ समथिंग, कोई चीज के अर्थ को समझना या बतलाना की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट करना। क्लियर है, लिख लीजिए इंटरप्रेट, व्याख्या करना, सिंपल इसको लिख देंगे, व्याख्या करना या समझाना। यहाँ तक पैराग्राफ खत्म हो गया। मिटा दो। चलिए आगे कह रहा है कि कुछ ऐसे जाने माने लिटरेरी वर्ड्स हैं जो साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं, उसका भी लिस्ट को थोड़ा जिक्र हम लोग कर लेते हैं। लिखिए, स्टार्ट डालिए। वेल नॉन यानी कि जाने माने, फेमस या लोकप्रिय कुछ ऐसे लिटरेरी वर्ड्स थे, साहित्यिक भाषा, लिटरेरी यानी किताबों में यूज किया जाता था, साहित्य में, नोवेल में, उपन्यासों में, किताबों में, टेक्स्ट बुक में यूज होते थे उस समय का, ऑफ दिस पीरियड यानी कि मॉडर्न इंग्लिश के टाइम में, मॉडर्न इंग्लिश के समय में जो प्रयोग किए जाते थे उसके कुछ साहित्यिक शब्द है जिसको हम लोग आज देखने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इसके कुछ शब्द हैं, जैसे उसके लेखक और उनका काम क्या है, कुछ ऐसे किताब है जो लिटरेरी वर्ड्स में प्रयोग किए गए हैं। जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है बेन जॉनसन, एक लेखक है बेन जॉनसन, JONSON। बेन जॉनसन ने एक किताब लिखा है इनका, वोलपोन, उसका नाम क्या है, वोलपोन। ठीक है, बेन जॉनसन ने किताब लिखा है, इधर ऑथर का नाम है, लेखक का, और इस साइड उनका काम है, वर्क्स है, उनका काम है कि क्या किताब लिखे हैं लिटरेरी वर्ड्स प्रयोग करके। ठीक है, इसके काम है, वर्क्स दिए गए हैं, ऑथर और वर्क। दूसरा अगर लिखते हैं तो दूसरा ऑथर का नाम दिया है एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। फेरी क्वीन, इनका जो किताब है उस किताब का नाम है फेरी क्वीन, फेरी क्वीन लिख लीजिए, फेरी क्वीन। तीसरा है क्रिस्टोफर मार्लो, तीसरा वर्ड है क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर, टी है, THE है, क्रिस्टोफर मार्लो, मार्लो। इनके द्वारा रचित किताब का नाम है, लिख लेंगे सब लोग, डॉक्टर फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टस, डॉक्टर फॉस्टस। फोर्थ वन शेक्सपियर, बहुत फेमस है, अंग्रेजी का सम्राट कहा जाता है, जैसे हमारा हिंदी साहित्य का प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी को सम्राट कहा जाता है, उसी तरह अंग्रेजी भाषा का शेक्सपियर एम्पेरर थे, सम्राट कहा जाता था। शेक्सपियर, SHAKES, शेक्सपियर। इनके द्वारा रचित किताब का नाम है
बहुत सारी किताब इन्होंने लिखा है, उपन्यास लिखा है। जैसे द फेमस है, हम भी पढ़े इस कहानी को, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बहुत फेमस कहानी है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। दूसरा है इनके किताब, पहला हमारी बहुत सारी किताब लिखे हैं, कुछ एग्जांपल दिए उसके नोट कर लेंगे। किंग लियर, राजा का कहानी है, किंग लियर। तीसरा इनके द्वारा शेक्सपियर के द्वारा रचित किताब का नाम दिया है ओथेलो, ओ हेलो। चौथा है मैकबेथ, ये भी बहुत अच्छा कहानी है, मैं अपने पढ़ा हुआ हूँ इसको, उपन्यास से पढ़ लीजिएगा कहानी मैकबेथ। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ बहुत अच्छा कहानी पढ़ लीजिएगा, अगर मिलता है तो किंग लेयर को और ओथेलो को भी पढ़ सकते हैं। लास्ट और फाइनल लेखक का दिया है पांचवा, फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन, इनके द्वारा जो रचित किताब है, उस किताब का नाम है एसेस, कुछ लेख लिखे हैं, एसेस नामे है इसका, एसेस। देखिए आगे बढ़े। तो ये क्या था, इस टॉपिक का नाम था वेल नोन लिटरेरी वर्ड्स ऑफ दिस पीरियड। इस मॉडर्न इंग्लिश के काल में कुछ फेमस साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया गया किताबों में, उपन्यासों में, जो इन महान लेखकों के द्वारा लिखा गया था। इनमें से सबसे फेमस है शेक्सपियर, जिसको अंग्रेजी भाषा के सम्राट कहा जाता है, ठीक है। इनके द्वारा लिखित जो फेमस किताब मैंने कहानी पढ़ा है, उसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस और मैकबेथ। और भी ऐसे बहुत सारे किताब हैं, जिसमें से चार दिया है, किंग लियर और ओथेलो, ठीक है। उसी तरह और एक और बेन जॉनसन, इनके द्वारा लिखित वोल्पोन, एडमंड स्पेंसर, फैरी क्वीन, क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टर्स और लास्ट है फ्रांसिस बेकन, एसेस, ठीक है। ये सब किताब के नाम थे जो इनके द्वारा रचित किए गए। बिठा दो, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंदर दिया है, ग्रामर के अंदर कुछ देखने को है, इसको देख लेंगे। चलिए, द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल एंड शेक्सपियर्स राइटिंग्स आल्सो हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। कह रहे हैं कि बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ था, बताया था ना, क्रिश्चियनिटी जब फैली तो मिशनरी लोग बाइबल को बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया था, लेकिन अंग्रेजी भाषा में कह रहा है पहला काम कि ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, अधिकृत यानी कि ऑफिशियल, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, वर्जन ऑफ, ऑथराइज्ड वर्जन किसका जी, बाइबल का। बाइबल क्या है, एक धर्म ग्रंथ है क्रिश्चियनों का, बाइबल का, ठीक है। और शेक्सपियर का जो लेख थे, ये दोनों ने, शेक्सपियर जितने साहित्य लिखे हैं, शेक्सपियर, PEARE, इनका नाम याद कर लीजिएगा, शेक्सपियर्स लेख, इनके द्वारा लिखे हुए जितने भी राइटिंग्स हैं, यानी कि उपन्यास है, किताब जो भी हो, अधिकतर नाटक के रूप में है, इनका राइटिंग्स है, ये दोनों ने अंग्रेजी को आसान बनाने में क्या किया, मदद किया। ये दोनों बाइबल को ट्रांसलेट करने से और शेक्सपियर के लेख जितने थे, ये दोनों मिलकर अंग्रेजी को सिंपल कर दिया, सिंप्लीफाई, क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाइंग, ये दोनों को आसान बना दिया, अंग्रेजी भाषा को क्या कर दिया, आसान बना दिया। सिंपल मतलब साधारण बना दिया इंग्लिश लैंग्वेज को। ये दोनों मतलब उदाहरण के लिए समझा रहा है कि बाइबल का अनुवाद इतना, बाइबल इतना बार ट्रांसलेट किया गया,
इतना वर्षन उसके आए अलग अलग भाषाओं में, और शेक्सपियर के द्वारा इतना उपन्यास लिखे गए कि अंग्रेजी का जो पुराना इंग्लिश था उसको लिखते लिखते लोग मॉडर्न इंग्लिश का प्रयोग साहित्य में करने लगे। क्लियर है? तो ये दो एक उदाहरण के रूप में समझ जाएंगे कि ये दो ऐसे उदाहरण है जो यह बतलाता है कि किस तरह अंग्रेजी आसान बन गया। अंग्रेजी क्या हो गया? आसान बन गया। क्लियर है? आगे, द अबव राइटर्स ऑफ द फेमस, जो अभी हम 5 राइटर को लिखे थे ऊपर में, शेक्सपियर, बेकन, जॉनसन लिखे थे ना, 5 राइटर जो भी थे, तो उनके फेमस, द अबव राइटर्स ऑफ द फेमस एलिजाबेथन एज, उस समय एक महारानी हुआ करती थी। ये 5 लेखक, एलिजाबेथ महारानी थी इंग्लैंड का, उस समय के लेखक हैं। तो ये जो 5 हम लोग अभी ऊपर का देखे हैं, ये 5 जो लेखक थे, राइटर्स थे, या उसको बोलते हैं ऑथर्स। क्या बोलते हैं? ऑथर। जो 5 पढ़े, शेक्सपियर हो गया, जॉनसन हो गया, बेकन हो गया, है ना, या इत्यादि जो भी थे, वो 5 लेखकों किसके समय में लिखे थे? सब एलिजाबेथ नाम का एक रानी है, एलिजाबेथ महारानी हुआ करती थी, तो उसको एक वर्ड दिया गया एलिजाबेथन एज, यानी एलिजाबेथ के समय में, एलिजाबेथ के काल में, एलिजाबेथन एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसको स्टार में डाल देता हूँ। एलिजाबेथन एज, जब महारानी एलिजाबेथ थी उस समय में फेमस 5 लेखक थे। 5 लेखक का नाम तो याद ही होगा, जॉनसन, मैकन, बेकन, और कौन था देख लीजिएगा, ठीक है? 5 याद कर लेना है। तो किस टाइम में ये 5 किताब लिखाया था? 5 लेखक फेमस हुए थे कब? जब एलिजाबेथ महारानी थी तब। तो उसी को एक नाम दिया गया एलिजाबेथन। जैसे आज मोदी जी का सरकार चल रहा है, तो बीजेपी का जब काल चल रहा था तो ऐसा ऐसा हुआ, या ऐसे ऐसे अच्छे काम किए। लोग कहेगा ना कि जब मोदी जी का सरकार था, या मोदी का टाइम था, सरकार चल रहा था, तो मंदिर का उद्घाटन हुआ। कहेगा कि नहीं कहेगा? इतिहास, एक इतिहास रचना हुई। उसी तरह एलिजाबेथ का जब टाइम चल रहा था तो 5 लेखक ने ये किताबें मॉडर्न इंग्लिश में लिखा था। क्लियर है? नेक्स्ट और आगे, हाँ, द अबव राइटर्स ऑफ द फेमस एलिजाबेथन एज विथ देयर लिटरेरी जीनियस ट्रांसफॉर्म द लैंग्वेज एंड ब्रॉट अबाउट अनप्रेसिडेंटेड क्रिएटिविटी एंड इन्वेंटिविटी इन यूज। अब सुन लो, इन लोगों के चलते अंग्रेजी में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? कि ये लोग जो लेखक, 5 लेखक थे, अभी उदाहरण लिखा है, जैसे शेक्सपियर थे, वो साहित्यिक रूप से जीनियस थे, यानी कि बहुत तेज थे, जीनियस थे। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, जितने हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन, सब क्या है? जीनियस है, बचपन से ही, मतलब वो लोग तेज थे। उसी तरह इसमें शेक्सपियर जो था लिटरेरी जीनियस था। क्या था? जीनियस, बचपन से ही वो तेज था, या साहित्य में उनका पकड़ था, सिंपल में बहुत अच्छा लिखते थे साहित्य, लिटरेरी जीनियस थे। जितने भी ये 5 लेखक था, 5 ऑथर एलिजाबेथ के टाइम में, उस समय मॉडर्न अंग्रेजी के टाइम में, हाँ, इन लोगों ने भाषा को क्या कर दिया? बदल दिया, अंग्रेजी भाषा को मदद किया। जैसे बाइबल का पता है ना, बाइबल इतना बार ट्रांसलेट किया गया, और इतना बार शेक्सपियर का इतना उपन्यास लिखा गया कि अंग्रेजी को इन लोगों ने आसान बना दिया। लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस पे क्या किया? परिवर्तन क्या हुआ? 2 चीज हुआ, सुनिए। ट्रांसफॉर्म द लैंग्वेजेस, इस परिवर्तित किया, ट्रांसफॉर्म, इसमें भाषा में परिवर्तन आया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। भाषा में क्या हुआ? अंग्रेजी भाषा क्या हो गई? मिडिल इंग्लिश से उसका नाम हो गया मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो भाषा में परिवर्तन हुआ, और इस भाषा के अंतर्गत 2 चीज हुए। इस भाषा में क्या क्या परिवर्तन हुए? नंबर 1 लिखा हुआ एक वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड क्रिएटिविटी आ गई, क्रिएटिविटी आ गई। और दूसरा पॉइंट क्या आया इसमें, इस भाषा में क्या परिवर्तन हो गया? इन्वेंटिवनेस, इन्वेंट यानी खोज करना, नई चीज, इन्वेंटिवनेस, 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 NESS लिखिए, इन्वेंटिवनेस। और इन दोनों को लोग प्रयोग करने लगे हैं, इन यूज। अब इसका हिंदी में लिखा देता हूं, लिख लीजिए वर्ड मीनिंग। अच्छा शब्द है अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। इसका मीनिंग होता है, ब्लू से लिख देता हूं ताकि क्लियर समझ में आए। इसका मीनिंग होता है अभूतपूर्व,
अभूतपूर्व। क्लियर है? यह जो पहले अस्तित्व में न रहा हो या नहीं घटा हो, अनप्रेसिडेंटेड, यह जो पहली घटना नहीं घटी हो। क्रिएटिविटी मतलब क्या होती है? रचनात्मक, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी सृजन क्षमता, यानी कि भाषा को बदलने की क्षमता, रूप देने की क्षमता, सृजन बनाने की। जैसे जो कलाकार लोग होते हैं उन लोग के पास क्रिएटिविटी रहती है, एक से एक इमेजिन करके चित्र बना देता है। तो उसी तरह शेक्सपियर लोग या जितने भी महान लेखक पांचों हुए थे एलिजाबेथ के टाइम में, अपनी कहानी के माध्यम से एक अंग्रेजी भाषा को एक नया रूप दिया, एक नई लुक दिया, सृजनात्मक, जो पहले कभी घटना घटी नहीं थी, जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं हुई थी, उसी को बोलते हैं अभूतपूर्व। द थिंग्स विच कैन नॉट हैपन बिफोर, द थिंग्स विच कैन नॉट हैपन बिफोर, जो पहले कभी घटना नहीं हुई। एक और मैंने इन्वेंटिवनेस का लिख लीजिए, इन्वेंटिवनेस, इन्वेंटिवनेस का मतलब लिख लीजिएगा नया चीज आविष्कार करना। ठीक है, इसका हिंदी में दिखा देता हूँ। इन्वेंटिवनेस, आविष्कारशीलता बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? आविष्कारशीलता, नया नया चीज को प्रयोग में लाना, आविष्कारशीलता, यानी खोज करना, शीलता यानी कि नए नए चीजों को भाषा में क्या करना? प्रयोग करना, नए नए चीजों को भाषा में प्रयोग करना, नए नए चीजों को क्या करना? भाषा में प्रयोग करना। हो गया? चलो टाइम हो गया और 4 मिनट है, इसको खत्म कर देते हैं पैराग्राफ, फिर कल थर्ड पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हुआ। तो यहाँ तक समझ में आया कि एलिजाबेथ के टाइम में जो 5 महान लेखक थे या 5 जो फेमस हुए थे उस समय, उनके द्वारा, जैसे एग्जांपल शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए जितने उपन्यास, कहानी, नाटक हुए, या बाइबल के मिशनरियों द्वारा जितने बार कन्वर्ट किया गया, मतलब कन्वर्सन किया गया, वर्सन किया गया, उसको बदला गया, तो ये लोग ही ने क्यों किए? क्योंकि ये लोग लिखने में अच्छे थे, लिटरली जीनियस थे, और इन लोगों ने भाषा में 2 घटनाओं को घटाया। पहला कि नए नए चीजों को उसमें प्रयोग करते थे, आविष्कार करते थे, यूज करते थे शब्दों का, और जो पहले कभी क्रिएटिविटी ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए ग्रामर में भी क्या आ गया? परिवर्तन आ गया, इस भाषा में परिवर्तन आ गया, मॉडर्न इंग्लिश का रूप ले लिया लास्ट में। और यही फाइनल है इसका। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दौरान, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दौरान का हम बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज। और 18th सेंचुरी को क्या नाम से जाना जाता है? ऑब्जेक्टिव आ सकता है क्वेश्चन कि 18th सेंचुरी को क्या जाना जाता है? एक नंबरिया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI लिख देते हैं। इसको ऑगस्टन एज बोलते हैं। 18वीं शताब्दी को क्या बोला जाता है? ऑगस्टन, एक राजा था, ऑगस्टन एज, ऑगस्टन काल, मध्यकाल, पाषाण काल, इतिहास को बटे है ना जी। उसी तरह 18वीं शताब्दी का नाम है ऑगस्टन एज। जब ऑगस्टन एज, सिंपल आज यही करके छोड़ देते हैं, एक नया चीज बताकर कि 18वीं शताब्दी को किसका नाम से जाना जाता था, तो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसको, ऑगस्टन एज। दूसरा, एलिजाबेथ एज में कौन 5 महान लेखक हुआ करते थे उस समय? तो 5 का नाम याद हो जाएगा, शेक्सपियर, बेकन, जॉनसन, और 2 है उसको देख लीजिएगा। और इन लोग के चलते अंग्रेजी में नई क्रिएटिविटी आई, नई आविष्कारशीलता की खोज की गई। क्लियर है? ठीक है, कल मिलेंगे थर्ड पार्ट में। थैंक यू।